सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विशेषज्ञ संतोष तिवारी। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं प्राची प्रिया। आज देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल में राष्ट्र हित में 6 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मंत्रिमंडल के आज के फैसलों पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं आर्थिक विश्लेषक संतोष तिवारी। संतोष जी, सुर्खियों में आपका स्वागत है। धन्यवाद। संतोष जी, तमाम फैसलों पर जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं उन पर आगे चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 3% का अतिरिक्त महंगाई भत्ते पर क्या कहा। हमारे सभी केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशनर्स को बधाई। 1/7/2025 से डीए और डीआरएस रिलीफ 58% हो जाएगा, यानी 3% बढ़ा, और करीब 49 लाख एम्प्लॉइज और 69 लाख पेंशनर्स को इसका सीधा लाभ मिलेगा। देश भर में बहुत ही अच्छा इसका इम्पैक्ट रहेगा। टोटल करीब 10,084 करोड़ रुपीस पर ईयर एक्स्ट्रा मिलेगा हमारे सभी केंद्रीय कर्मचारियों को प्लस पेंशनर्स को। देश में केंद्र सरकार के लिए काम करने वाले लोगों की निगाहें महंगाई भत्ते पर टिकी है। 3% का अतिरिक्त महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कितनी बड़ी राहत है और अर्थव्यवस्था में तरलता पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की अपेक्षा है। प्राची, त्योहारों का मौसम है और जाहिर तौर पर सरकारी कर्मचारी जो हैं वो लोग इस अपेक्षा में थे कि डीए रेट्स जो हैं बढ़ेंगे और बढ़ने से जाहिर तौर पर उन्हें राहत तो मिलेगी, और खासतौर पर वैसे समय में जबकि सरकार ने जो जीएसटी की दरें कम की हुई है अभी हाल फिलहाल में, जो 22 सितंबर से लागू हुआ, उसके तहत आप देखेंगे कि कई लेवल्स पे जो सामान कोई भी व्यक्ति जो आज भारत में खरीद रहा है उसको राहत मिल रही है। कोई भी जो आज जाकर किसी भी, चाहे वो कपड़ा हो या कोई भी क्लोथ्स हो, किसी भी तरह के एरिया में आप जाइए, कार खरीद रहे हैं लोग, उसमें जीएसटी का राहत मिला है। तो इस राहत के ऊपर जो केंद्रीय कर्मचारियों को, जो ये पेंशनर्स को और एम्प्लॉइज को जो राहत मिला है, जाहिर तौर पर अभी के समय में ये उनके लिए काफी खुशी का विषय है। संतोष जी, दालें जो हैं वो भारत में प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दालों के मामले में आत्मनिर्भरता के मिशन को स्वीकृति दी है। देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और दालों का आयात कम करने की दृष्टि से ये कितना महत्वपूर्ण है। प्राची, दालों का महत्व भारत में आप 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तो किसान के लिए भारत जो है वो आज विश्व में सबसे ज्यादा दाल प्रोड्यूस करने वाला भी, और खपत भी यहाँ सबसे ज्यादा है विश्व। लेकिन पिछले कुछ सालों में देखने को आया है कि जैसे जैसे आपके आमदनी का लेवल बढ़ता है और लाइफस्टाइल जो है वो इम्प्रूव होता है, आप प्रोटीन रिच फूड की तरफ जाते हैं और दालों की खपत जो है वो भारत में बढ़ी है। लेकिन जिस तरह से बढ़ी है दालों की खपत, उस तरह से जो प्रोडक्शन है देश में वो नहीं बढ़ा, और उसका असर ये पड़ा है कि आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में ही 15 से 20% दालों के आयात में वृद्धि हुई है। अब इस वृद्धि के कारण आपको एक तो कि फॉरेन एक्सचेंज जो है वो आपका जाता है, और दूसरा कि देश में जो प्रोडक्शन बढ़ा के किसानों को जो फायदा मिल सकता है कि वो एक्सपोर्ट भी कर सकें और देश में भी जो है पैसा कर सकें, वो हाथ से निकला है। इसको करेक्ट करना, इसको ठीक करना बहुत जरूरी था। तो जो ये स्कीम अभी आत्मनिर्भरता दालों में करने के लिए जो सरकार ने आज अनाउंस किया है, जो कि 6 साल का है, 2025-26 से लेकर 2030-31 है, इसमें दाल के जो पूरा वैल्यू चेन है, जिसको कहते हैं प्रोडक्शन चेन, उसमें हर जगह जिस तरह के सपोर्ट की जरूरत है वो सरकार लाने का प्लान है इसके तहत। तो शुरुआत अगर आप करेंगे तो रिसर्च से, कैसे अच्छे से अच्छा बीज जो है, जो सीड हो, उसको रिसर्च एंड इनोवेशन के तहत डेवलप किया जाए, वहां सरकार काम करेगी। उसके बाद वो जब सीड आ जाए तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे आप किसानों को, वहां पर सरकार ने एक स्कीम बनाया है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके लिए साथ एक पोर्टल है कुछ, और बहुत सारे सिलसिलेवार ढंग से इन्होंने डेवलप किया है इस स्कीम के तहत। जब सीड किसानों को मिल गया तो मिट्टी जो है वो जहां आप लगाओगे इन दालों को, दलहन की फसल जहां लगाओगे, वहां पर वो मिट्टी अच्छी होनी चाहिए। उसको आप कैसे डेवलप करोगे, उसका रखरखाव कैसे करोगे, उसके लिए किस जगह पे आप दाल लगाओगे, कौन से एरियाज हैं कंट्री में जिसमें कि आप अगर दलहन ये फसल जो है वो आप लगाओगे तो बिना गेहूं चावल की जो पैदावार है, उसका जो जमीन है, उसकी जमीन से अलावा भी कैसे आप डेवलप करोगे। तो तकरीबन 35 लाख हेक्टेयर वैसी जमीन जो है उसको आइडेंटिफाई करने का है इस स्कीम के तहत। उसके बाद जब आपने ये लगाया तो आप उसको किसानों को सपोर्ट करके जब पैदावार हो गई, तो पैदावार होने के बाद एक
बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है, दलहन के साथ हो या कोई भी के साथ, पर दलहन के साथ ऐसा होता है कि आप उसकी प्रोसेसिंग कैसे करोगे। आप उसका जो है प्रोक्योरमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अगर किसान ने पैदावार दलहन की है और अगर प्रोक्योरमेंट नहीं हो ठीक से तो उसमें दिक्कत है। तो सरकार ने स्कीम बनाया है कि 4 साल तक जिन जिन एरियाज में दलहन के, ये जो इस योजना के तहत जहां प्रोडक्शन किसान करेंगे उसको प्रोक्योर करेंगे किसान। उसके बाद जो बात मैं कह रहा था, प्रोक्योरमेंट होने के बाद या प्रोसेसिंग जो होता है उसमें जहां जहां एरियाज है जहां पर दलहन की का फसल होगा वहां पर प्रोसेसिंग के लिए यूनिट लगाने की बात है, उसमें सपोर्ट करने की बात है। जो कोई भी अगर प्रोसेसिंग के लिए यूनिट लगाए ताकि दलहन की फसल बर्बाद ना हो, वो करने की बात है। फिर आप मार्केट में फिर प्राइसिंग आपकी ऐसी होगी जिससे पैसे जो है किसानों को वापस मिल सके और लुक्रेटिव हो दलहन का फसल। तो पूरा जो प्रोडक्शन चेन है, रिसर्च ऑफ सीड्स से लेकर के और मार्केट में जब तक दलहन जाए वहां तक के लिए ये पूरा स्कीम जो है वो काम करेगा। और टारगेट ये है कि दलहन की जो खेती है वो तकरीबन 310 लाख हेक्टेयर जो है उसमें पहुंच जाए और 350 मिलियन टन जो है वो दलहन की फसल हो। किसान जिनको कि इससे फायदा हो उनको ये इंश्योर करने का है इस स्कीम के तहत में कि कहीं भी उन्हें कोई परेशानी नहीं हो इस पर्टिकुलर स्कीम में शामिल होकर। तरह तरह के सब्सिडीज हैं और सपोर्ट मॉडल है। तो एक जो ओवरऑल कॉन्क्रीट स्कीम जिसकी जरूरत इस देश में काफी दिनों से थी, उसको फाइनली सरकार ने लागू करने का फैसला किया है। और जाहिर तौर पर जैसा मैंने पहले भी कहा, इससे न सिर्फ किसानों को फायदा होगा बल्कि इन्वायरमेंट को भी फायदा होगा, क्योंकि जिस तरह से खेती होगी इस तरह से साइंटिफिक अगर तो उस पर इन्वायरमेंट पे जो दिक्कतें आती हैं गलत तरीके से खेती करने में, उससे भी बचेगा। फॉरेन एक्सचेंज का जो सेविंग है वो होगा, क्योंकि अभी आप इंपोर्ट कर रहे हो तो वो आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो ओवरऑल इस स्कीम में किसानों का फायदा, देश का फायदा, इकोनॉमी का फायदा, एनवायरमेंट का फायदा, और जिस तरह से कहा जाता है कि एक स्कीम जो कि भारतीय कृषि को भी एक दिशा देगी, क्योंकि आपका जो प्रोडक्टिविटी लेवल है, जो पर हेक्टेयर आप प्रोड्यूस करते हो दलहन, उसमें भी वृद्धि होगी। संतोष जी, आपसे बातचीत जारी रखेंगे, मगर आइए पहले सुने कि हमारे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रबी की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर क्या कहा। रबी सीजन की एमएसपी बढ़ाने से टोटल 84,263 करोड़ रुपीस हमारे किसान भाइयों के मेहनत के इसमें जाएंगे। आप जानते हैं कि इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म है, CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। CACP की रिकमेंडेशन आई और जो रबी सीजन के 6 बड़े क्रॉप्स हैं, वीट, बार्ले, ग्राम, लेंटिल, रेपसीड, मस्टर्ड और सनफ्लावर, इन सब में जो कमिटमेंट है कॉस्ट से मिनिमम 50% अधिक होना, उस कमिटमेंट को ध्यान में रखते हुए ये नए MSP आज अप्रूव हुए हैं। टोटल एस्टिमेटेड प्रोक्योरमेंट रबी सीजन का 297 लाख मेट्रिक टन एस्टिमेट किया गया है, करीब 300 लाख मेट्रिक टन, और करीब 84,263 करोड़ रुपीस विल बी बेसिकली द अमाउंट पेड टू फार्मर्स इन द रबी। संतोषी, देश के किसानों के लिए ये कितना मायने रखता है? देखिए, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो तो जैसा कि मंत्री जी ने भी बताया कि किसानों को इसलिए जो भी वो पैदावार करते हैं वो उनके लिए प्रॉफिट ओरिएंटेड हो, प्रॉफिट उनको मिले। और ये तय किया गया है कि 1.5 गुना प्राइस, जो भी वेटेड एवरेज प्राइस होता है प्रोडक्शन उनका, उससे वो सरकार MSP के तहत वो देगी। और अभी भी जो MSP जिस तरह से लागू हुए हैं उसके हिसाब से अलग अलग फसलों पर किसानों को उचित जो है वो प्रॉफिट हो और उनको फायदा मिले, वो देखकर ही तय किया गया है। और जिस तरह से मानसून चल रहा है देश में, MSP तय जो हुआ है वो अर्थव्यवस्था में जिस तरह से वाइब्रेंसी आने की तरफ दिख रही है, ये सब मिला जुला के MSP जो है ये एक आने वाले दिनों में किसानों के लिए जो है ये एक बहुत अच्छी खबर है। शिक्षा के क्षेत्र में भी एक बड़ा कदम उठाने की घोषणा की गई है। 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए सुनते हैं हमारे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा। अब तक करीब देश में 1288 केंद्रीय विद्यालय चल रही हैं। 14 लाख स्टूडेंट्स हैं देश भर में। इसको और आगे बढ़ाने के लिए 57 न्यू केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे, और इसमें 20 ऐसे हैं जो जिन जिलों में एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है उनमें 20 जोड़े गए हैं। 14 केंद्रीय विद्यालय ऐसे जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में आकांक्षी जिलों में है, और 4 केंद्रीय विद्यालय लेफ्ट विंग, अब तो वैसे भी LWE खत्म होने वाला जल्दी, लेकिन पुराना जो क्लासिफिकेशन था उसके हिसाब से LWE जिलों में भी, और हिली एरिया और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में 5 केंद्रीय विद्यालय खोले जाए। 87,000 स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलेगा और 4,600 एडिशनल टीचर पोस्ट इससे क्रिएट होगी, जो कि बहुत बेनिफिट एम्प्लॉयमेंट में भी आएगा। 5,863 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा इसमें। कैपेक्स 2,586 करोड़ और ऑपेक्स रहेगा 3,277 करोड़ रुपीस का।
संतोष जी, जैसा कि हमने सुना, देश के अलग अलग हिस्सों में समान मानदंड वाली शिक्षा उपलब्ध कराने की कोशिश पर मैं आपकी एक टिप्पणी चाहूंगी। देखिए, जैसे मंत्री जी ने भी कहा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये स्कूल जो है वो बहुत मायने रखते हैं कि इनका विस्तार हो, क्योंकि ये सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा देने में न सिर्फ काम आता है बल्कि इन स्कूल्स को एक मॉडल स्कूल के तौर पर देखा जाता है। आपने देखा होगा और हमने सबने ये एक्सपीरियंस किया है कि केंद्रीय विद्यालय किसी भी क्षेत्र में कहीं भी हो, वो एक मॉडल स्कूल की तरह जो है वो डेवलप होता है और काफी अहम भारतीय शिक्षा व्यवस्था जो है उसमें केंद्रीय विद्यालय का रोल रहता है हर जगह पे। और अब जबकि जहां जहां जरूरत है, जैसा उन्होंने कहा, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर की जरूरत है इन केंद्रीय विद्यालयों की, धीरे धीरे करके सरकार जो है वो एक्सपैंड कर रही है। और ये भी जो 57 स्कूल्स का एक्सपेंशन है, जैसा हमें दिख रहा है कि जिन जगहों पर जरूरत थी उसके हिसाब से ये एक्सपेंशन किया गया है। संतोष जी, बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम को जारी रखने का फैसला लिया गया है। कौशल विकास और विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये कितना सार्थक सिद्ध होता हुआ नजर आएगा? ये फैसला जो है, अगर आप इसके तह में अगर आप जाके देखोगे तो आज जिस तरह से टेक्नोलॉजी लेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट और रिसर्च और इनोवेशन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आने वाले दिनों में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में निभाने जा रहा है और भारत के लिए खास तौर पे ये बहुत जरूरी है। और ये जो बायोमेडिकल रिसर्च डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है और एक यूके की संस्था है, उसके साथ मिलकर जो इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोग्राम शुरू किया है, इसमें आप देखेंगे अलग अलग लेवल्स पे जो रिसर्च एंड इनोवेशन है उसको सपोर्ट करने के लिए पैसा जाता है। अब इसमें देखिए फायदा ये होता है कि एक तो आपको रिसर्च बहुत बढ़िया मिल के निकल के आता है जब इस तरह का सपोर्ट मॉडल होता है। दूसरा, पेटेंटेबल टेक्नोलॉजी या जो इनोवेशन होता है वो निकल के आता है, तो देश में पेटेंटेबल टेक्नोलॉजी जो है वो उसको सपोर्ट मिलेगा। और जो ब्रेन्स जो आप डेवलप कर रहे हो इस सपोर्ट के थ्रू, वो न सिर्फ अर्थव्यवस्था में बल्कि बिजनेस इकोसिस्टम जो है आपका, जिसमें कि लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए अलग अलग तरह के जरूरी रिसर्च बायोमेडिकल फील्ड में चाहिए होते हैं, ये सारी चीजों को सपोर्ट करेगा। तो इस तरह के जो स्कीम होते हैं उनको जब सरकार सपोर्ट करती है तो आप देखिए किस तरह से चेन में, जहां से शुरुआत रिसर्च इनोवेशन, स्टूडेंट्स को फायदा, समाज को फायदा, बिजनेस को फायदा, ओवरऑल जो आपका इकोसिस्टम है, देश को फायदा, पेटेंटेबल रिसर्च निकल के आएगा। और खास तौर पर ऐसी जिसको कहते हैं रिसर्चर्स की टीम या रिसर्चर्स का एक ग्रुप जो है वो डेवलप होता है, जो कि हर तरह से देश की व्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था को मददगार रूप से आगे ले जाने में मदद करता है। तो ये स्कीम जो है ये न्यू एज टेक्नोलॉजी या बायोमेडिकल रिसर्च के फील्ड में इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो साबित होने जा रहा है। संतोष जी, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के भी कुछ फैसले हैं। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचे से जुड़े फैसले लिए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 715 नुमालीगढ़ के चौड़ीकरण का फैसला किस तरीके से आपको लगता है कि रोजमर्रा की जिंदगी को, खास करके हमारे यातायात को सरल बनाएगा? असम के जिस क्षेत्र के लिए ये फैसला लिया गया है वहां पर अगर आप देखेंगे तो काजीरंगा नेशनल पार्क है। तो गुवाहाटी, काजीरंगा नेशनल पार्क और नुमालीगढ़ वो रिफाइनरी है वहां पर, वो एक इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल लोकेशन है, और गुवाहाटी है। ये इनको जोड़ने में जाहिर तौर पर ये जो है डिसीजन आज का है राजमार्ग वाला, वो काफी मदद करेगा। एक और चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि काजीरंगा नेशनल पार्क में जो हमारे जानवर हैं, जब वो बारिश के मौसम में या कभी जब वो शिफ्ट होते हैं तो वो अभी जो राजमार्ग है उसको क्रॉस करते हैं, वहां पर दिक्कतें होती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलप होने के बाद, जैसे मैंने पहले कहा, गुवाहाटी, काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि टूरिज्म स्पॉट भी है वो, और नुमालीगढ़ जो कि इंडस्ट्रियल स्पॉट है, उसके बीच की जो आवाजाही है वो काफी इंप्रूव हो जाएगी और काजीरंगा नेशनल पार्क के ओवरऑल इकोसिस्टम को भी सिक्योर बनाने में और उसको हेल्प करने में मदद मिलेगी। तो इस तरह से जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है जो कि आपके इन्वायरमेंट को या जो आपके जो रिसोर्सेज हैं, जिस तरह के जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क है, और जोड़ते हैं इंडस्ट्रियल जो प्लेसेस होती है जैसे नुमालीगढ़ है उसको, और एक स्टेट के गुवाहाटी से जब आप जोड़ते हैं तो इस तरह का जुड़ाव होता है। और जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके उसको इम्प्रूव करते हैं तो जहां जरूरत है उसको आप पूरा करते हैं। संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए। एक बार फिर से आपका अभिनंदन। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक संतोष तिवारी। कार्यक्रम का संचालन कर रही थीं प्राची प्रिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSDTalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
सुर्खियों में।